हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अजमेरा क्लासेस। अजमेरा क्लासेस में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है, कैसे किया जाता है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। देखिए स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है। यदि हम किसी क्लास में एक से अधिक कंस्ट्रक्टर्स बनाते हैं तो ये क्या कहलाता है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहलाता है। उस कंस्ट्रक्टर में आर्गुमेंट्स की लिस्ट क्या होती है, डिफरेंट होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहते हैं। सही कंस्ट्रक्टर को कॉल करना किस पर डिपेंड करता है, आर्गुमेंट्स की लिस्ट पर डिपेंड करता है। तो देखते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है। इफ there are more than one constructors in a class, ठीक है। if there are more than one constructors in a class, यदि किसी क्लास में एक से अधिक कंस्ट्रक्टर्स हो and each constructor has a different list of arguments, और हर कंस्ट्रक्टर में आर्गुमेंट्स की एक डिफरेंट लिस्ट हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहते हैं। कंस्ट्रक्टर कॉलिंग depends on the number of arguments and type of arguments। सही कंस्ट्रक्टर को कॉल करना, हमें कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, ये किस पर डिपेंड करता है कि हमारे कंस्ट्रक्टर में कितने आर्गुमेंट्स है और उनका डाटा टाइप क्या है। इस पर डिपेंड करता है कि कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। यदि हम किसी क्लास में एक से अधिक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो उनके आर्गुमेंट्स की लिस्ट क्या होती है, डिफरेंट होती है, या तो उन कंस्ट्रक्टर्स में नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स अलग अलग होते हैं। यदि नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स भी सेम है तो फिर क्या होगा, उनका डाटा टाइप क्या होता है, अलग होता है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्टर को कॉल कैसे किया जाता है। ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते ही क्या हो जाता है, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, कॉल हो जाता है। ए कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड while creating an object, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते ही क्या हो जाता है, कंस्ट्रक्टर अपने आप ही क्या हो जाता है, कॉल हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं कंस्ट्रक्टर क्या होता है। इफ देयर आर मोर देन वन कंस्ट्रक्टर इन ए क्लास, यदि किसी क्लास में एक से अधिक कंस्ट्रक्टर्स है एंड ईच कंस्ट्रक्टर हैज अ डिफरेंट लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स, और हर कंस्ट्रक्टर में आर्गुमेंट्स की लिस्ट क्या होती है, डिफरेंट होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहते हैं। आर्गुमेंट्स की लिस्ट डिफरेंट कैसे होती है वो देखते हैं। जैसे मान लो किसी कोई कंस्ट्रक्टर को हमने कॉल किया पॉइंट P, ठीक है, ये क्लास है, ये ऑब्जेक्ट और कंस्ट्रक्टर को हम कॉल कर रहे हैं। तो देखो, एक बार तो हमने दे दिया 5 और 7 दे दिया, ठीक है, पॉइंट P2 एक बार हमने दे दिया 5। तो देखो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर में नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स अलग अलग है, ठीक है। तो सही कंस्ट्रक्टर को कॉल करना किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स पर डिपेंड करता है। जैसे मान लो कि अब हम एक और कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर कॉल करते हैं पॉइंट P3, इसमें क्या है 5.0 और 7.0। तो ये देखो, इस कंस्ट्रक्टर में भी 2 आर्गुमेंट्स है और इस कंस्ट्रक्टर में भी कितने आर्गुमेंट्स है, 2 आर्गुमेंट्स है। तो आर्गुमेंट्स की संख्या तो क्या है, सेम है, आर्गुमेंट्स नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स तो क्या है, इक्वल है, लेकिन यहाँ पे दोनों आर्गुमेंट्स क्या है, इंटीजर डाटा टाइप में, यहाँ दोनों आर्गुमेंट्स क्या है, फ्लोट डाटा टाइप में। तो ये कंस्ट्रक्टर अलग होगा और ये कंस्ट्रक्टर क्या होगा, अलग होगा। ये स्टेटमेंट अलग कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा और ये स्टेटमेंट अलग को कॉल करेगा।
इसी प्रकार इसमें देखो हमने एक आर्गुमेंट दिया है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये वन आर्गुमेंट वाले कंस्ट्रक्टर को क्या करेगा, कॉल करेगा, और ये दोनों स्टेटमेंट टू आर्गुमेंट वाले कंस्ट्रक्टर्स को कॉल करेंगे, लेकिन इसमें दोनों आर्गुमेंट क्या है, इंटीजर है, और इसमें दोनों आर्गुमेंट क्या है, फ्लोट है। तो हर कंस्ट्रक्टर के पास भी क्या होना चाहिए, डिफरेंट लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स, आर्गुमेंट्स की जो लिस्ट है वो क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। इस पर डिपेंड करता है कि कौन सा कंस्ट्रक्टर क्या होगा, कॉल होगा। और कंस्ट्रक्टर को कैसे कॉल किया जाता है, कब कॉल किया जाता है, जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली क्या होता है, कॉल। यहाँ पे देखो हमने पॉइंट क्लास का ऑब्जेक्ट p1 डिक्लेयर किया है, तो एक टू आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर जिसमें दोनों आर्गुमेंट क्या है, इंटीजर है, वो क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। इसमें देखो हमने पॉइंट क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है p2 और एक सिंगल आर्गुमेंट दिया है, तो ये किसको कॉल करेगा, वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, जिसमें जो आर्गुमेंट होगा वो क्या होगा, इंटीजर डाटा टाइप का होगा। इस तरीके से कंस्ट्रक्टर को हम क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और इसे ही क्या कहते हैं, हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहते हैं। तो इसे हम एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले लिखते हैं हेडर फाइल्स हैज इंक्लूड iostream.h, has include choreo.h। इसके बाद क्लास डिफाइन करते हैं, क्लास, और क्लास का नेम क्या है, पॉइंट। ठीक है, हम एक क्लास डिफाइन कर रहे हैं तो क्लास कीवर्ड यूज करेंगे, और क्लास का नेम क्या है हमारे पास में, पॉइंट। इसके बाद में हम टू वेरिएबल्स डिक्लेयर कर देते हैं, इंटीजर डाटा टाइप में x और y। अब हमने यहाँ पर टू वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं जिनका डाटा टाइप इंटीजर है। इंटीजर डाटा टाइप में फर्स्ट आर्गुमेंट, फर्स्ट जो है वेरिएबल है x है, और सेकंड वेरिएबल क्या है आपका, y है। इसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्टर को कहाँ डिफाइन किया जाता है, कंस्ट्रक्टर को पब्लिक सेक्शन के अंदर डिफाइन किया जाता है। कंस्ट्रक्टर को पब्लिक सेक्शन में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। और कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नेम क्या होता है, सेम होता है। तो हमारी क्लास का नेम पॉइंट है, तो कंस्ट्रक्टर का नेम भी क्या होगा, पॉइंट होगा। तो हम एक जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं, पॉइंट, इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं है, तो यहाँ इसको ब्लैंक छोड़ देंगे, और x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। ये हमने यहाँ पर जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को क्या किया है, डिफाइन किया है। इसके बाद में हम एक वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, तो पॉइंट कंस्ट्रक्टर का नेम हो गया, इंटीजर डाटा टाइप में इसका एक आर्गुमेंट है a, x इक्वल टू y इक्वल टू क्या है, a। तो a की वैल्यू x और y दोनों के अंदर स्टोर हो जाएगी। इसमें यहाँ पर हमने एक ही आर्गुमेंट डिक्लेयर किया है, इसलिए कौन सा कंस्ट्रक्टर है, वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। इसके बाद में हम एक टू आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं, पॉइंट, इंटीजर में m और इंटीजर में n। ठीक है, x इक्वल टू m एंड y इक्वल टू क्या है, n। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने यहाँ पर एक टू आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है, और इसमें टू आर्गुमेंट्स है, इंटीजर डाटा टाइप में m और इंटीजर डाटा टाइप में क्या है, n। n की वैल्यू को हमने x के अंदर स्टोर कर दिया, और n की वैल्यू को हमने y के अंदर स्टोर कर दिया। अब ये जो आर्गुमेंट्स है x और y, इनकी वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, शो फंक्शन, void show, और x और y की वैल्यू प्रिंट कर देते हैं, cout x इक्वल टू, और x बैकस्लैश है। इसी तरह से cout y इक्वल टू y। ठीक है, और ये फंक्शन को हम यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। इसके बाद भी यहाँ पर क्लास क्लोज कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हमने क्या किया, इस प्रोग्राम में हमने क्या किया है, क्लास नहीं है, पॉइंट, और इसमें टू वेरिएबल्स है, इंटीजर डाटा टाइप में x और y। पब्लिक सेक्शन में हमने थ्री कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है, पॉइंट, ये जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है, यहाँ कोई आर्गुमेंट नहीं है, तो ये कैसा कंस्ट्रक्टर है,
जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है। x इक्वल टू जीरो और y इक्वल टू जीरो, यहाँ पर दोनों वेरिएबल्स को हमने क्या असाइन कर दिया है, जीरो असाइन कर दिया है। इसके बाद में हमने वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है। इसमें एक आर्गुमेंट लिया हमने इंटीजर डाटा टाइप का एक को x और y दोनों के अंदर क्या कर देंगे, असाइन कर देंगे। यहाँ पर हम एक ही आर्गुमेंट का यूज कर रहे हैं, इसलिए कैसा कंस्ट्रक्टर है, वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। इसके बाद में हम एक टू आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पर हमने टू आर्गुमेंट्स लिए हैं, इंटीजर डाटा टाइप में m और इंटीजर डाटा टाइप में n। x इक्वल टू m और y इक्वल टू क्या है, n। इसके बाद में इनकी वैल्यूज को शो करने के लिए हमने एक शो फंक्शन लिया है, x इक्वल टू x और y इक्वल टू y। x की वैल्यू यहाँ प्रिंट हो जाएगी और y की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। इसके बाद में हमने क्लास को क्लोज किया। अब हम मैन फंक्शन के पास में जाते हैं, void main। अब देखो, अब हम कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे, ठीक है। तो कैसे कॉल किया जाता है कंस्ट्रक्टर को, पॉइंट आपकी क्लास है और p1 इसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। यहाँ हमने कोई आर्गुमेंट नहीं दिया इस ऑब्जेक्ट के साथ में, तो ये कौन से कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को ये क्या करेगा, कॉल करेगा, ठीक है। और x और y दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो p ऑब्जेक्ट के लिए कंस्ट्रक्टर में x और y दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसी तरीके से अब हम पॉइंट p2 ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, हमने डिक्लेयर किया और अब हम टू आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को क्या करते हैं, कॉल करते हैं। तो देखो हमने यहाँ पर वैल्यू दे दी 5 और 7। अब हम वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं और अब हमने यहाँ पर वैल्यू दे दी 5, ठीक है। तो ये किसको, इसमें यहाँ पर हमने एक ही आर्गुमेंट दिया है, तो ये किसको कॉल करेगा, वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। तो यहाँ पर आएंगे हम और ये जो आर्गुमेंट है 5, ये किसमें स्टोर हो जाएगा, ए के अंदर स्टोर हो जाएगा और ए से ये y और x के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 5 और x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 5, ठीक है। तो वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर के लिए x और y दोनों की वैल्यू क्या है, 5 है। इसी तरह से अब हम टू आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं, पॉइंट p3 7 और 10, ठीक है। अब हमने टू आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम और ब्रैकेट में आर्गुमेंट्स डिक्लेयर करते हैं। तो ये क्या हो गया, इम्प्लिसिटली कॉल हो गया कंस्ट्रक्टर। टू आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल हो जाएगा, इम्प्लिसिटली कॉल हो जाएगा। तो अब हम टू आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर के पास जाएंगे, m की वैल्यू हो जाएगी 7 और n की वैल्यू हो जाएगी 10। ये 7 स्टोर हो जाएगा x के अंदर और 10 स्टोर हो जाएगा y के अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हमने जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर और टू आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर तीनों को क्या कर लिया, कॉल कर लिया। अब हम इनकी वैल्यू प्रिंट करते हैं। तो सी आउट कोऑर्डिनेट्स ऑफ p1, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p1, p1 डॉट शो फंक्शन। तो p1 कोऑर्डिनेट्स ऑफ p1 जब हम प्रिंट करेंगे तो इसका आउटपुट प्रिंट होगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p1 ऑफ p1, ये आपका आउटपुट है, ठीक है। अब देखिए p1 डॉट शो, तो p1 ऑब्जेक्ट को जब देखो हमने इसको कॉल किया था p1 को, तो हम किसके पास गए थे, जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर के पास गए थे और x और y दोनों की वैल्यू जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर के लिए क्या है, जीरो है। तो जब हम प्रिंट करेंगे तो p डॉट शो करेंगे, तो अब हम वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर के लिए शो फंक्शन के पास जाएंगे और x इक्वल टू जीरो और y इक्वल टू क्या प्रिंट होगा, जीरो। तो x इक्वल टू जीरो एंड y इक्वल टू क्या प्रिंट हो जाएगा, जीरो। इसी तरह से देखो सी आउट कोऑर्डिनेट्स ऑफ p2 ऑफ p2 और p2 डॉट शो, ठीक है। देखो प्रिंट होगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ p2, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p2 और इसके बाद p2 डॉट शो। देखो p2 ऑब्जेक्ट के लिए
P2 ऑब्जेक्ट को जब हमने यहाँ पर P2 ऑब्जेक्ट के थ्रू किसको कॉल किया था, वन आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर को, और वन आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर के लिए x और y दोनों की वैल्यू क्या थी, 5 थी, ठीक है। तो जब P2 डॉट शो करेंगे तो x इक्वल टू 5 प्रिंट होगा, y इक्वल टू भी क्या प्रिंट होगा, 5 प्रिंट हो जाएगा। तो x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5। इसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा सी आउट कोऑर्डिनेट्स ऑफ P3, ठीक है। तो P3 डॉट शो गेट CH और प्रोग्राम क्लोज। देखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P3 तो प्रिंट होगा वहां पर कोऑर्डिनेट्स ऑफ P3, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P3, ठीक है। और P3 के लिए देखिए, P3 में हमने 2 आर्ग्यूमेंट्स पास किए थे यहाँ पर, तो ये दोनों आर्ग्यूमेंट्स, इसके थ्रू हमने 2 आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल किया था, तो x की वैल्यू 7 थी और y की वैल्यू क्या थी, 10 थी। यहाँ पर हमने 2 आर्ग्यूमेंट्स पास किए थे 7 और 10, 7 n में स्टोर हुआ था, 10 n में स्टोर हुआ था, और इसके थ्रू x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू क्या हो गई थी, 10। तो जब प्रिंट करेंगे P3 डॉट शो तो x की वैल्यू 7 प्रिंट होगी और y की वैल्यू कितनी प्रिंट होगी, 10 प्रिंट हो जाएगी। तो x इक्वल टू 7 और y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 10। तो इस तरीके से इसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो स्टूडेंट्स क्या होता है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, यदि किसी क्लास के अंदर हम एक से अधिक कंस्ट्रक्टर्स का यूज करते हैं जिनमें आर्ग्यूमेंट्स की लिस्ट क्या होती है, डिफरेंट होती है, या तो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स अलग अलग होते हैं या उनका डाटा टाइप अलग अलग होता है, तो इसे क्या कहते हैं हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहते हैं। यदि किसी क्लास में एक से अधिक कंस्ट्रक्टर्स डिक्लेयर किए जाए या डिफाइन किए जाए, बनाए जाए, तो इसे हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स ये प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें तथा बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आगे आने वाले नए वीडियो का आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। धन्यवाद।